इंडेक्स प्रॉपर्टीज, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंट इंडेक्स प्रॉपर्टीज, डिफरेंट इंडेक्स प्रॉपर्टीज, डिफरेंट इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ये आप सभी लोग लिख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आपके बीच में रखने जा रहे हैं, सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी, सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी, तो ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी है। आइए इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं इसके अंदर पहले तो कुछ लाइंस लिखता हूं, फिर उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे साथ साथ में आप लोग भी लिखते चले जाइए। ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट, लिखेंगे ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट, ऑन changing the water content, on changing the water content, the consistency of fine grain soil gets changed from one state to another state, from one state to another state. The state of consistency, can be altered without changing the water content, upon remolding, which causes the loss of strength, which causes the loss of strength, full stop. This loss of strength is discussed in the terms of sensitivity. This loss of strength is discussed in the terms of sensitivity, full stop. ठीक है, in the terms of sensitivity. अब देखो यहां पर मैं आपको पहले समझाता हूं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिखते रहेंगे। मैं आपको यहां पर दो टर्म्स पढ़ाने वाला रहूंगा, एक मैं पढ़ा रहा हूं आपको सेंसिटिविटी और दूसरा पढ़ा रहा हूं थिक्सोट्रॉपी। तो सबसे पहले अपन सेंसिटिविटी को देखते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होता है। मान लीजिए कि मुझे कोई ग्राउंड है ना, मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक ग्राउंड सरफेस है, इसके अंदर सॉइल रखी हुई है। मुझसे यदि पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉइल, मैंने तुरंत आंसर दे दिया, सर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉइल इज 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। तो ये कौन सी स्ट्रेंथ हुई, जब सॉइल ग्राउंड के अंदर रखी हुई थी, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं दिया गया हमारे द्वारा, किसी भी प्रकार का उस सॉइल के साथ छेड़खानी नहीं की गई। उस टाइम पे जो सॉइल का स्ट्रेंथ है, मान लीजिए वो 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसको मैं अनडिस्टर्ब्ड सॉइल का स्ट्रेंथ बोलूंगा। अब मैंने क्या किया कि मुझे यहां पर कोई फाउंडेशन वर्क करना था, तो मैंने इस सॉइल की खुदाई कर दी। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, एस्केवेशन कर दिया, कोई भी खुदाई कर दी, गड्ढा बना दिया या कुछ पाइल वगैरह अंदर डाल दी, कुछ भी मैंने यहां पे सॉइल के साथ काम किया, जिसके कारण
अब सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टर्ब होने के कारण रिड्यूस हो जाती है। तो मान लीजिए कि सॉइल की जो स्ट्रेंथ है अब 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रह गई। कितनी हो गई? पहले थी 200, अब रह गई 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये जो लॉस हुआ है ये कितना हुआ है? ये लॉस हुआ है आपका लगभग 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। इतना लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर मैं एक टर्म निकालता हूं, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को मैं एस से डिनोट करूंगा। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है अनडिस्टर्ब सॉइल की स्ट्रेंथ। मतलब जब सॉइल अच्छी तरीके से यहां पर रखी हुई थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, तो हमने लिखा अनडिस्टर्ब सॉइल की स्ट्रेंथ डिवाइड में डिस्टर्ब्ड सॉइल की स्ट्रेंथ। डिस्टर्ब सॉइल कितनी है हमारे पास? डिस्टर्ब होने के बाद सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो 120 है। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 20/12। कितना आ गया सेंसिटिविटी? हाँ 1.67 लगभग हमारे पास सेंसिटिविटी आ चुका है। समझ में आ रही बात? मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि जो इनिशियल थी वो 200 ही थी, और लॉस होने के बाद जब हमने उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क किया, फाउंडेशन बनाया या खुदाई की उस सॉइल की, लॉस होने के बाद हमें 100 ही मिल रहा है। अब सेंसिटिविटी कितनी है मेरे पास? अब सेंसिटिविटी कितनी हो गई हमारे पास? 200 डिवाइड बाय 100। सेंसिटिविटी कितनी आ गई? 2 आ गई। सेंसिटिविटी इज कमिंग। लॉस कितना हो रहा है यहां पर? यहां पर लॉस हो रहा है आपका 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। मान लीजिए इनिशियल स्ट्रेंथ 200 ही थी, खुदाई वगैरह की आपने, कंस्ट्रक्शन वर्क किया, हो सकता है लॉस हुआ हो, और लॉस होने के बाद जो स्ट्रेंथ मुझे मिल रही है मान लीजिए वो 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की ही मिल रही है। लॉस कितना हुआ हमारे पास? 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लॉस हुआ। सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी आई? सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ दैट इज 200 डिवाइड बाय डिस्टर्ब स्ट्रेंथ दैट इज 50। सेंसिटिविटी आ गई 4। क्या चीज ऑब्जर्व की आपने? हमने एक चीज ऑब्जर्व की, जैसे जैसे लॉस बढ़ता चला जाएगा आपका सेंसिटिविटी भी बढ़ता चला जाएगा। सो नाउ यू टेल मी एज अ गुड सिविल इंजीनियर, व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट हायर वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी और लोअर वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी? वी ऑलवेज वांट लोअर वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी, क्योंकि वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी जितनी कम रहेगी उतना ही हमें कम लॉस ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर सेंसिटिविटी जो होता है वो अनडिस्टर्ब सॉइल की स्ट्रेंथ डिवाइड में डिस्टर्ब सॉइल की स्ट्रेंथ होता है। अब मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि भैया हमें ये पिक्चर देखने को मिल रही है हमारे ग्राउंड पर कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी वो 200 की थी। मान लीजिए जो स्ट्रेंथ थी वो 200 की थी, कंस्ट्रक्शन करने के बाद स्ट्रेंथ 120 ही रह गई। लॉस जो हुआ वो 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हुआ। क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये लॉस हुआ क्यों? तो दो मेजर कारण इसके होते हैं लॉस होने के। एक कारण हमारे पास रहता है कि भैया आपके जो सॉइल सॉलिड्स रहे होंगे उनका परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो गया, वो परमानेंटली डिस्ट्रक्ट हो गए, सॉइल का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया सिस्टम। तो यहां पर एक कारण तो हमें यह देखने को मिलता है कि भैया परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो चुका हो, आपने खुदाई वगैरह की हो जिसके कारण आपके सॉलिड्स का क्या हो गया? परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो गया। एक कारण यह हो सकता है सॉइल की स्ट्रेंथ लॉस होने का। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह हो सकता है कि जब आपने उसके अंदर खुदाई की होगी, कंस्ट्रक्शन वर्क किया होगा, कोई सॉइल के साथ छेड़खानी की होगी, उस दौरान सॉलिड की सरफेस पर जो एड्सॉर्ब्ड वाटर रहते हैं, जैसे कि ये सॉलिड है, इस सॉलिड की चारों तरफ एक पानी मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्ब्ड वाटर। क्या बोलेंगे? एड्सॉर्ब्ड वाटर। तो इस एड्सॉर्ब्ड वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, भाई एक वाटर मॉलिक्यूल इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, यहां है, यहां है, यहां है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। मतलब कोई यहां पर था तो वो उठ के यहां आ गया, इधर चला गया, उधर चले गया, तो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का रीओरिएंटेशन हो गया, डिस्टर्ब हो गए वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण आपको लॉस देखने को मिला। तो यहां पर सेकंड रीजन मेरे पास है कि मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स का रीओरिएंटेशन हो जाता है। रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, पोर वाटर का नहीं, एड्सॉर्ब्ड वाटर का। तो उनका क्या हो गया? हमारे पास रीओरिएंटेशन हो गया।
तो इन दो कारणों से हमें ये लॉस देखने को मिलता है। तो क्या 50-50% लॉसेस देखने को मिलेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों से इक्वल लॉस देखने को मिले, कोई भी डोमिनेटिंग हो सकता है। एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि देखो टोटल लॉस हमारे पास कितना हो रहा है, 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हो रहा है। आउट ऑफ दिस 80 मुझे मान लेने दीजिए कि 30 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो लॉस है वो परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड के कारण हो रहा होगा, और बचा हुआ 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो लॉस है वो रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण हो रहा होगा। तो 50 और 30 80 80 का टोटल लॉस हो रहा है, ठीक है। तो दिस पिक्चर इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, कि जितना ज्यादा लॉस होगा उतना ज्यादा सेंसिटिविटी हमें देखने को मिलेगा। और ये लॉस क्यों हो रहा था? तो इन दो कारणों से हो रहा था। अब एक नया टर्म थिक्सोट्रॉपी, वहां पर लिखा है एक नया टर्म थिक्सोट्रॉपी। ये क्या चीज है? अब क्या हुआ कि मुझे जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क यहां पर करना था वो मैंने कर दिया, छोड़ दिया सॉइल को। अब एक लंबे समय तक उस सॉइल में मैं किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगा रहा हूं। एक लंबे समय तक उस सॉइल में मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, कोई एक्सकेवेशन वर्क नहीं कर रहा हूं, किसी प्रकार का कोई वर्क यहां पर नहीं कर रहा हूं। तो वो क्या हुआ, अनडिस्टर्ब रूप से रखा है बहुत लंबे समय के लिए, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस हम नहीं दे रहे आने वाले लंबे समय में। जिसके कारण क्या होगा, सॉइल का जो स्ट्रेंथ का लॉस हुआ था हमारे पास, ये स्ट्रेंथ सॉइल नेचुरली वापस रिगेन करने लगेगी। मतलब ऑटोमेटिकली सॉइल के अंदर ये जो स्ट्रेंथ का लॉस हुआ था वो वापस रिगेन होने लगेगा। तो क्या सर जो 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का टोटल लॉस हुआ था ये पूरा की पूरा वापस रिगेन हो जाएगा? आज स्ट्रेंथ सर इसकी 120 है, क्या आज से 6 महीने के बाद वो वापस 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे पहुंच जाएगी? क्या पूरा स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगा? मेरा आंसर है नहीं। कंप्लीट स्ट्रेंथ का जो लॉस हुआ था, जो टोटल लॉस हुआ था, वो पूरा की पूरा रिकवर नहीं होगा, कुछ पार्शियल वैल्यू रिकवर होगी। तो सर कितनी वैल्यू रिकवर होगी? तो उतनी वैल्यू रिकवर होगी जो कि रीओरिएंटेशन के कारण लॉस हुई थी। तो रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण सपोज हमारे पास 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लॉस हुआ था, तो ये 50 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लंबे समय के बाद वापस आ जाएगा। तो यदि मुझसे पूछा जाए कि सर 2 महीने के बाद सॉइल में स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, आज मैंने खुदाई की है तो आज मेरे पास सॉइल में जो स्ट्रेंथ है वो 120 है, कल तक सॉइल में जो स्ट्रेंथ थी वो 200 थी, क्योंकि खुदाई ही नहीं किया था। आज खुदाई किया हूं तो 120 है। अब 2 महीने के बाद यदि मुझसे पूछा जाए तो क्या आंसर दूंगा मैं? 2 महीने के बाद यदि मुझसे पूछा जाए कि सर अब बताओ अब स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो क्या आंसर होगा मेरा? ये आ गया होगा वापस, ये वापस आ गया होगा। तो 50 + 120, तो 2 महीने के बाद मुझसे बोला जाए तो मैं बोलूंगा सर लगभग 170 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ सॉइल में है। तो ये प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होना, रिमोल्डिंग के कारण, खुदाई के कारण, कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण। थिक्सोट्रॉपी का मतलब होता है जो स्ट्रेंथ का लॉस हुआ था वापस उसका रिगेन हो जाना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के बाद। इसलिए देखना कभी कभी जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई मेजर स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस पर तुरंत लोडिंग अलाउ नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ब्रिज बनाया, तो ब्रिज बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आज ब्रिज का मुहूर्त किया प्रधानमंत्री ने तो कल से उसके ऊपर ट्रैफिक अलाउ कर दिया, नहीं। 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद वो ब्रिज ओपन होता है, बहुत दिन से उसको रेडी करके छोड़ दिया जाता है, और फिर एक लंबे समय के बाद उसके ऊपर ट्रैफिक को अलाउ करते हैं। व्हाट इज द रीजन? बहुत सारे रीजन है, आने वाले समय में बाकी के रीजन भी बताऊंगा। एक रीजन ये भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान यदि सॉइल सेंसिटिव रही होगी तो उसका लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हुआ होगा, जो कि लंबे समय में क्या होगा, आने वाले 2-4 महीने में वो स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी। उसके बाद हम ट्रैफिक अलाउ करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो कई बार देखना कि ब्रिज बन के रेडी हो जाते हैं लेकिन उस पर ट्रैफिक अलाउ नहीं किया जाता, लंबे समय के बाद, 2 महीने बाद, मिनिमम 2 महीने के बाद हम अलाउ करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव द sensitivity and thixotropy. As a good civil engineer, we always want lower value of sensitivity. जिस सॉइल में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है उस सॉइल में थिक्सोट्रॉपी भी ज्यादा रहेगी। हायर द सेंसिटिविटी, हायर द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, हायर द रिगेनिंग ऑल्सो, थिक्सोट्रॉपी भी फिर ज्यादा रहेगी उस सॉइल के अंदर। तो आइए इसको अपन यहां पर नोट करते हैं। अच्छा, थिक्सोट्रॉपी में जैसे कि मैंने बताया कि एक लंबे समय के बाद स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। तो वापस क्यों आ जाती है? क्योंकि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से रीओरिएंटेड हो गए थे,
वो वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। रिहेबिलिटेशन हो जाता है, एक शब्द होता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब समझते हैं, किसी चीज को किसी जगह से हटाया, फिर थोड़े समय बाद वापस उसको वहीं बिठाया, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो डिस्टर्ब हुए थे एड्सॉर्ब लेयर में, जिनका रीओरिएंटेशन हुआ था, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं लंबे समय के बाद, तो स्ट्रेंथ वापस रिगेन हो जाती है। तो आइए इसमें हम लोग लिखते हैं दिस लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑकर्स, दिस लॉस ऑफ strength, this loss of strength occurs, this loss of strength occurs due to point number 1, permanent destruction of soil solids, due to permanent destruction of soil solids. Second, this loss of strength occurs due to reorientation of water molecules in the adsorbed layer of water over the surface of solids, over the surface of solids, full stop. Sensitivity can be defined as, इसके बाद लिखेंगे sensitivity can be defined as the ratio of unconfined compressive strength of undisturbed soil to the unconfined compressive strength of disturbed soil. Unconfined compressive strength of undisturbed soil to the unconfined compressive strength of disturbed soil. तो इनके रेशो को ही हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि आपका जो सेंसिटिविटी है S, दैट कैन बी गिवन एज द रेशियो ऑफ UCS, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइड में अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्डेड या डिस्टर्ब्ड सॉइल, कुछ भी लिख सकते हैं, रीमोल्डेड सॉइल मतलब डिस्टर्ब्ड सॉइल, ठीक है। तो इनका रेशो ही आपका सेंसिटिविटी कहलाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि सर ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने UCS, जिसका फुल फॉर्म इधर लिखा हुआ है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हाँ, अरे वही तो बता रहा हूं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। U का मतलब है अनकन्फाइंड, C का मतलब है कंप्रेसिव, S का मतलब है स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब आप पूछेंगे इसका मीनिंग क्या है ना ठीक है, 6th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर, ठीक है, हाँ जो भी है। अभी चैप्टर नंबर 4 अपन पढ़ेंगे, जहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, इसको डिराइव कराएंगे, इसका टेस्टिंग करेंगे ट्राइक्शल मशीन के अंदर। अभी फिलहाल में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सॉइल की एक प्रकार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, सॉइल की एक प्रकार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। एक हल्का सा हिंट दे देता हूं कि सॉइल अपने खुद के दम पर कितना खड़ा रह सकता है, दैट इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सैंड को लो, क्या सैंड का ऐसा सिलेंडर बनाओ, एक सेकंड के लिए ऐसा सोचो, क्या सैंड का ऐसा सिलेंडर बनाया जा सकता है क्या? क्या खुद के दम पे ऐसा सैंड खड़ा रह सकता है क्या?
कैसे रहेगा? वो तो बिखर जाएगा, वो तो बिखर जाएगा। तो उसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं निकाली जा सकती। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सैंड की अनकन्फाइंड, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब सॉइल खुद के दम पर खड़ा रह सकता है या नहीं रह सकता, वो वैल्यू बताती है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्ले खुद के दम पर खड़ा रह सकता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोहेजन होता है। ठीक है, पढ़ेंगे अभी डिटेल में, समय के साथ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ये सॉइल की एक प्रकार की स्ट्रेंथ है। तो दिस इज व्हाट वी हैव दी सेंसिटिविटी। इन दो स्ट्रेंथ का रेशियो आपका सेंसिटिविटी कहलाता है। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, नोट करके हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, हायर द सेंसिटिविटी हायर द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। हायर द sensitivity means higher the loss of strength। ठीक है, higher the sensitivity means higher the loss of strength। we always want lower sensitivity, lower value of sensitivity, lower value of sensitivity। We always want lower value of sensitivity। आइए इधर एक टेबल बनाते हैं हम लोग सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी का एक टेबल हम लोग यहां पर बनाते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया सेंसिटिविटी और यहां पर मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन। मान लो आपका सेंसिटिविटी 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सेंसिटिविटी 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नो लॉस। भाई पहले भी स्ट्रेंथ उतना ही था, कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी स्ट्रेंथ उतना ही है सॉइल में, सो नो लॉस। यदि लॉस नहीं है तो ऐसी सॉइल को हम बोलेंगे इनसेंसिटिव सॉइल। तो यहां पर है ये, इसको हम बोलेंगे इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव सॉइल। ठीक है, यदि मैं बोल रहा हूं कि सेंसिटिविटी आपका 1 to 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? लो सेंसिटिव। एकदम कम है सेंसिटिविटी यदि 1 से 2 है तो। 2 से 4 है तो उसको हम लिखेंगे नॉर्मल सेंसिटिव। नॉर्मल सेंसिटिव। और यदि 4 से 8 है तो उसको हम लिखेंगे सेंसिटिव। सीरियस केस है मतलब अब। ठीक है, सेंसिटिव है। 2 से 4 में ठीक है, नॉर्मल है। फिर 8 से 16 यदि आ जाए तो फिर तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव। और ग्रेटर देन 16 आ जाए तो फिर तो पिक्चर बदल जाएगी। ग्रेटर देन 16 मतलब क्विक सॉइल, क्विक क्ले बोल दो या क्विक या अनस्टेबल सॉइल। क्विक और अनस्टेबल सॉइल। सेंसिटिविटी मतलब इधर देखिएगा एक मिनट, यदि सेंसिटिविटी 16 से ज्यादा आ गई इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्ट्रेंथ दी हुई है, जो भी सॉइल की एक्चुअल स्ट्रेंथ दी है उसका 1/16 लॉस हो रहा है। 1/16 हो जाती है ना भाई। मैंने कहा कि भैया आपका जो स्ट्रेंथ है वो एक्स है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो एक्स है। खुदाई करने के बाद स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? x/16 हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो गया। ऐसी सॉइल्स कहलाती है अनस्टेबल या क्विक सॉइल। मतलब ऐसी कोई सॉइल रखी होगी, यदि मैं बोल दूं कि भैया ये क्विक सॉइल है तो उसमें मैं हल्का सा भी ऐसा मारूंगा तो उसमें लॉस ऑफ स्ट्रेंथ मुझे देखने को मिल जाएगा, उसको बोलते हैं अनस्टेबल सॉइल। या मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगा तो भी मुझे उसमें कुछ ना कुछ लॉस देखने को मिल जाएगा।
सो दिस टाइप ऑफ सॉइल्स आर कॉल्ड क्विक सॉइल और अनस्टेबल सॉइल, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ 1/16 हो जाती है लॉस होने के बाद। ठीक है, तो ये टेबल आप याद रख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क में किसी एग्जाम में कि इफ सेंसिटिविटी इज ग्रेटर देन 16 विच टाइप ऑफ कंडीशन यू विल फेस। ये सब नाम लिखे हुए थे, इन ग्रेटर देन 16 है तो क्यों क्या अनस्टेबल सॉइल इसको बोला जा सकता है। अब मुझे एक बात बताइए सभी लोग, सुनिएगा मेरी बात को फिर लिख लीजिएगा। हाँ, क्या सेंसिटिविटी लेस देन 1 हो सकता है? एस लेस देन 1, क्या ये पॉसिबल है क्या? हाँ, लेस देन 1 का मीनिंग क्या हुआ? जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाए, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी लेस देन 1। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है, सेंसिटिविटी लेस देन 1 पॉसिबल है, बट सब जगह नहीं, कुछ कुछ केसेस में। जैसे कि कोई आपके पास सॉइल है जिसके अंदर फिशर्स मौजूद है, फिशर्स समझते हैं आप, क्रैक्स। कोई एक स्टीप सॉइल है जिसमें क्रैक्स मौजूद है, अब आपने उसके अंदर खुदाई की। समझिएगा बात को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, मान लो ये आपका ग्राउंड सरफेस है, एक कुछ सॉइल यहां पर मौजूद है, उसके बाद इसमें इधर साइड क्रैक्स है। इसको ब्लाइंड क्रैक्स बोला जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हम तो ऊपर से ग्राउंड को देख रहे हैं जो कि बढ़िया दिख रहा है, लेकिन नीचे क्रैक्स है जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसको मैं ब्लाइंड क्रैक्स बोल रहा हूं। ये एक सॉइल है, फिर एक और दूसरा सॉइल है, इन दो सॉइल के बीच में क्रैक्स है या गैप है या स्पेस है या वॉइड से कुछ भी बोल लो। अब मैंने क्या किया, खुदाई करना चालू किया। खुदाई करना मैंने चालू किया तो खुदाई करने के बाद ये जो सॉइल थी, ये क्रैक्स टूटा और ये सॉइल नीचे सेटल्ड हुई। ये क्रैक्स टूटा और सॉइल नीचे सेटल्ड हुई, तो सेटल होने के बाद स्ट्रेंथ बढ़ गई पहले की तुलना में, क्योंकि पहले तो क्रैक्स थे ना, कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब क्रैक्स नहीं है, तो यहां पर स्ट्रेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो सेंसिटिविटी क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो सेंसिटिविटी लेस देन 1 समटाइम्स इट इज पॉसिबल, बट जनरली तो सेंसिटिविटी ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 ही रहेगा। इन फ्यू केसेस सेंसिटिविटी लेस देन 1 भी हो सकता है। कौन से वो केसेस है? ऐसे केसेस जिसके अंदर हमें क्रैक्स देखने को मिले, फिशर्स देखने को मिले हमारी स्टीफ सॉइल के अंदर, हमारे क्ले सॉइल के अंदर। ठीक है, तब सेंसिटिविटी लेस देन 1 हो सकता है। तो इसको नोट करके अभी अपन लिखेंगे, जरा इतना लिखिए आप लोग। आज वैसे मेरे को ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेना है, और वैसे हम लेट हो गए थे क्लास चालू करने में। नोट करके यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जनरली सेंसिटिविटी इज ग्रेटर देन 1, जनरली सेंसिटिविटी इज जनरली सेंसिटिविटी, भैया संडे है ना, सुबह से आप लोग पढ़ रहे हैं। जो ऑफलाइन क्लासरूम वाले हैं वो लोग, सुबह कितने बजे से क्लास चालू हुई? 7 से 1 बजे तक ना, 1 बज के 2 तो नहीं बेटी बेटा, 2 बजे तो मेरे साथ में ही था वो व्यक्ति, तो 1 बज के 20 मिनट तक क्लास थी। हाँ ठीक है, जो भी है तुम्हारा, ये तो ऑफलाइन वालों का, और लाइव क्लास वाला जो ऑनलाइन वाले हैं उनका 7:30 बजे से 1 बजे तक फ्लूइड मैकेनिक्स था। तो दोनों का अच्छा लंबा क्लास चला है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दया भाव दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने क्लास छोटा ही रखा था आज का, उसमें भी मैं लेट हो गया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अभी क्या, ये दिन तुम मेहनत करो, अभी जो दिन है ना भयंकर मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर डालो। ये दिन यादगार होंगे तुम्हारे लिए, यदि सक्सेस मिल गई तो। गेट में सक्सेसफुल बन गए तो बैठ के याद करो यार वो क्या जमाना हुआ करता था जब हम पढ़ते थे, इतनी मेहनत करते थे, सुबह से जाते थे रात को आते थे। आप में से शायद कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने सुबह से खाना भी नहीं खाया होगा, सिर्फ नाश्ता किया होगा कि अब 2 घंटे के लिए क्या घर जाना खाना खाने के लिए, फिर यहीं खा लेते हैं, कुछ नाश्ता स्नैक्स कर लिया होगा। इसमें टाइप के लोग भी आप में से मौजूद होंगे, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा करता था। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं भी 14 घंटे बाद घर जाता था, 14 घंटे तक बाहर ही रहता था, तो उसमें एक बार खाना खाते थे 14 घंटे के केस में। तो ऐसा होता है, तो वो पल याद रहेंगे यदि आपको सक्सेस मिल गई तो। और सक्सेस नहीं मिली तो अनुभव होगा कि मेहनत है ना सब फालतू चीज है कुछ होता जाता है देखो, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, ये सच्चाई है ना। कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को आप उपयोग कर लेंगे सही तरीके से, ठीक है। मेरे बहुत सारे इससे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं गेट पढ़ाया हूँ अलग अलग जगह पे। पुर में तो पहले साउथ में पढ़ाता था, कोयम्बटूर, चेन्नई, विजयवाड़ा, बेंगलोर,
हैदराबाद, सब जगह मैं घूम घूम के पढ़ा था, कोलकाता, इधर अहमदाबाद, पुणे, मुंबई। तो जिनको मैं पढ़ाया जरूरी नहीं है कि उनका गेट क्वालिफाई हो गया। ऐसा जरूर भाई, आपको पता है कि 8 लाख बच्चे, मतलब अपन सिर्फ सिविल की बात करें तो लगभग 1.5 लाख या 1,15,000 बच्चे गेट देते हैं। रिजल्ट कितने बच्चों का आता है? 15,000 बच्चों का। 15,000 बच्चे ही पास होते हैं। 1,15,000 में से सिर्फ 15,000 बच्चे पास होते हैं, 1 लाख तो फेल होते हैं ना। तो क्या वो 1 लाख बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं क्या जीवन में? अरे वो 1 लाख लोग हो सकता है कि उन 15,000 से भी ज़्यादा अच्छा कुछ कर लें। मेरा तो एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं अपने एक स्टूडेंट का देता हूँ। चेन्नई में मैं इसको पढ़ाता था। उसका रायपुर में कंसल्टेंसी है, बहुत अच्छा बड़ा कंसल्टेंसी। वो खुद ही मतलब कुछ होता है कंसल्ट तो वो बात करता है मेरे से, उसको मतलब आइडियाज़ वगैरह देता हूँ मैं। आरसीसी का अच्छा शानदार बिल्डिंग्स वगैरह बनाता है। उसका भिलाई में भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहा है, तो वहाँ पर भी मेरे को विजिट के लिए बुलाया था वो। तो ही इज़ अर्निंग, कंसल्टेंसी खुद का मे बी 4 lakhs 5 lakhs और मोर देन दैट पर मंथ ही इज़ अर्निंग। तो आप ऐसा कभी मत सोचिए कि आपकी पढ़ाई आपने की, यदि आपका गेट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपकी पूरी पढ़ाई व्यर्थ गई। मैंने उसको जो जो चीज़ें पढ़ाई वो बकायदा नोट्स अपने पास में रखता है और उसका उपयोग करता है। वो आरसीसी स्ट्रक्चर पूरा अपने पास रखा हुआ है। आज भी उसी का फोटो खींच के भेजता है कि सर ये वाला आपने कैसे लगाया था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप मुझे इसका बताइए करके। पीपल आर अर्निंग मनी। तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगा आपका। ये जो नोट्स आप बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के, आप इन फ्यूचर उस फील्ड में यदि काम करेंगे तो नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा। आप नॉलेज गेन करिए और आलसी मत करिए अभी नॉलेज गेन करने में। अरे सर सुबह से बैठे हैं, ये है वो है। ताकत रखिए, ठीक है? अभी मेहनत करने का समय है, उसके बाद पैसा जिंदगी भर कमाना है और बहुत पैसा आप कमाएंगे। पूरा विश्वास है मेरे को, आप सभी लोग बहुत पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। हाँ। सो जनरली सेंसिटिविटी इज इक्वल और ग्रेटर देन 1, इक्वल और ग्रेटर देन 1, generally sensitivity is equal or greater than 1, full stop. But for stiff soil having fissures or cracks can have sensitivity less than 1, sensitivity less than 1। ठीक है, जरा इतना लिखिए, उधर का बोर्ड मिटाता हूं मैं और फिर हम देखते हैं थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी थिक्सोट्रॉपी में हम लोग लिखेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लिखेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, if over a long period of time, if the soil is kept undisturbed over a long period of time, if soil is kept undisturbed, then a part of lost strength, a part of lost strength can be regained due to rehabilitation, due to rehabilitation of water molecules in the adsorbed layer of soil solids, due to rehabilitation of water molecules in the adsorbed layer of soil solids, full stop. But the strength lost due to permanent
destruction of soil solids cannot be regained. Cannot be regained. This property of regaining a part of lost strength, regaining a part of lost strength, है ना, this property of regaining a part of lost strength is called, this property of regaining a part of lost strength is called thixotropy. Thixotropy is called thixotropy. Higher the sensitivity, higher the sensitivity means higher the thixotropy hardening. Thixotropy hardening. Higher the sensitivity means higher the thixotropy hardening. यहाँ पर देखिए हम लोग शेयर स्ट्रेंथ वर्सेस टाइम का एक प्लॉट लें यहाँ पर। तो मान लो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ से चालू हुई, ठीक है, आपके सॉइल में इतनी स्ट्रेंथ है, नो प्रॉब्लम भाई, आज स्ट्रेंथ इतनी है, कल भी उतनी है, समय जैसे से पास हो रहा है, इतनी है इतनी इतनी है, स्ट्रेंथ उतनी ही होती है। अचानक आपने उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया, कुछ खुदाई की, स्ट्रेंथ डाउन आ गई। स्ट्रेंथ डाउन आ गई मतलब सेंसिटिविटी के कारण आपके पास लॉस ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिला। तो सेंसिटिविटी के कारण हमें कुछ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिला। सो दिस इज योर लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी। अब एक लंबे समय के लिए आप सॉइल को अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, उसमें कोई छेड़खानी मत करिए, तो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रेंथ वापस से रिगेन होगा। तो लॉस हुआ था इतना, तो क्या ये वापस यहां तक चला जाएगा? क्या नहीं, वहां तक नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे तक जाएगा। तो ये थोड़ा नीचे तक गया कुछ इस तरीके से। तो ये किसके कारण रिकवरी हुई? इतना वाटर मॉलिक्यूल्स का रिहेबिलिटेशन के कारण रिकवरी हो गई। और इतना जो लॉस आपको देखने को मिला है, किस कारण देखने को मिला? परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड्स के कारण। थोड़े लंबे समय के बाद हमने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की थी, तो ये रिगेनिंग हुआ, इसको बोलते हैं थिक्सोट्रोपी। फिर हमने उसमें कोई छेड़खानी कर दी तो फिर उसके अंदर लॉस हो गया। फिर लंबे समय तक अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो फिर कुछ रिकवरी हुई। फिर उसमें लॉस हुआ, आपने कोई छेड़खानी की, फिर उसमें कुछ रिकवरी हुई। तो इस तरीके से ये ग्राफ आगे कंटिन्यू होता रहेगा यदि आप उसमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हैं तो। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं ये पोर्शन आपका लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बता रहा है सेंसिटिविटी के कारण, और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका थिक्सोट्रोपी हार्डनिंग। थिक्सोट्रोपी हार्डनिंग, ठीक है, बनाइए जरा। हाँ, दैट इज योर रेसिडुअल स्ट्रेंथ, उससे नीचे नहीं जाएगा। दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल। पूरी लॉस नहीं हो सकती स्ट्रेंथ बिकॉज सम सॉलिड्स आर देयर। तो एक मिनिमम वैल्यू सॉइल हमेशा मेंटेन करके चलेगी। सब सॉइल के लिए वो डैश लाइन जो है वो अलग अलग रहेगा, ऐसा नहीं कि सब में सेम रहेगा करके। हाँ, उतना आएगा, उतना आएगा, वो मिनिमम मेंटेन करके चलेगा उतना वैल्यू। क्योंकि आप जो उसमें छेड़खानी करते हैं
तो आप हवा और पानी में छेड़खानी कर रहे हैं ना वॉल्यूम के साथ। भाई आपने खुदाई किया, सॉइल को लूज कर दिया, हवा पानी में, सॉलिड्स तो अपना मेंटेन करके चलाना एक पर्टिकुलर वैल्यू, सॉलिड में तो कोई छेड़खानी नहीं है। तो वो उसको बता रहा है कि भाई इतनी वैल्यू तो ये मेंटेन करके हमेशा चलेगा क्योंकि सॉलिड्स मौजूद है। बाकी आप हवा पानी में ऊपर नीचे कर रहे हो तो उसके कारण स्ट्रेंथ ऊपर नीचे होती रहेगी। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्टिविटी। तो आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, लिखेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी लिखेंगे इसके अंदर, ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट, on changing the water content, the volume changing behavior on changing the water content, the volume changing behavior of soil can be studied, or can be discussed based on plasticity, type of minerals, and amount of minerals, The plasticity of the soil depends upon the plasticity of the soil depends upon the type of mineral and amount of mineral, type of minerals, amount of mineral and percentage of clay sized particle, particles. Scampton has analyzed and found the plasticity index is proportional to percentage of clay sized particles. The term activity can be given as the ratio of
can be given as the ratio of plastic index to the percentage of clay fraction. Percentage of clay fraction. लिखिए जरा इतना, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। ऐप वाला स्क्रीन दिखाना भैया। क्या होता है, तो ये एक्टिविटी पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही स्टडी की जाएगी, नॉट फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। तो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर कौन कौन सी सॉइल आ जाती है? क्ले और सिल्ट। सैंड कौन बोल रहा है भैया? सैंड नहीं आता है ना। सैंड और ग्रेवल किस में आएंगे? कोर्स ग्रेन सॉइल में। बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, छोटे साइज के पार्टिकल्स क्ले और सिल्ट आएगा। तो उसके लिए हम एक्टिविटी पढ़ेंगे। अब ये एक्टिविटी क्या है, देखिए क्या होता है कि जैसे हम सॉइल के अंदर पानी डालते हैं, सॉइल के अंदर हमने पानी डाला तो सॉइल का वॉल्यूम या तो एक्सपैंड करेगा या श्रिंक होगा, कुछ भी हो सकता है ना, या तो एक्सपैंड करेगा या श्रिंक होगा। तो पानी डालने पर सॉइल के वॉल्यूम में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो बिकॉज ऑफ प्लास्टिसिटी देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ प्लास्टिसिटी देखने को मिलते हैं। अब पत्थर के अंदर पानी डालो तो क्या पत्थर का वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाएगा? क्या कुछ फर्क नहीं पड़ना है। क्ले के अंदर पानी डालो तो क्ले का वॉल्यूम हमें कम ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर हमारी जो क्ले सॉइल्स होती है उसमें यदि आप पानी डालते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंजिंग बिहेवियर हमें स्टडी करना है, तो वो इन द टर्म्स ऑफ एक्टिविटी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपकी ये जो प्लास्टिसिटी है उस पर ये चीज डिपेंड होती है। और आपकी प्लास्टिसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड हो रही है? वो डिपेंड हो रही है आपके कि आपके सॉइल में मिनरल्स कौन कौन से हैं और कितनी मात्रा में है, और डिपेंड हो रही है कि आपके सॉइल में क्ले के पार्टिकल्स कितने हैं। जिस सॉइल में क्ले के पार्टिकल्स जितनी ज्यादा मात्रा में मौजूद रहेंगे उसकी एक्टिविटी उतनी ज्यादा रहेगी, वो उतना ज्यादा प्लास्टिक रहेगा। तो यहां पर हम एक टर्म लिखें एक्टिविटी, जिसको मैंने एसी से मान लो डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइड में परसेंटेज ऑफ क्ले, परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन लिख लो या परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स लिख लो, जो भी लिखना हो। क्ले फ्रैक्शन लिख देता हूं, एक ही बात है, आप क्ले पार्टिकल्स लिख लीजिए या क्ले फ्रैक्शन लिख लीजिए। तो ये हमें एक रेशियो देखने को मिला एक्टिविटी का। स्केम्पटन ने क्या एनालाइज किया था? स्केम्पटन ने एनालाइज किया था कि जो प्लास्टिक इंडेक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? परसेंटेज ऑफ क्ले के। लिखा है अपन ने, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। देखो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में है ये, अरे भाई इसको उधर भेज दो, प्रोपोर्शन में चले गए। अब किसी सॉइल में क्ले के पार्टिकल्स का होना का मीनिंग क्या होता है? आपको क्या लगता है? यदि मैंने लिखा, एक मिनट के लिए मान लो कि मैंने यदि लिखा सिल्ट या मैंने लिखा सैंड या मैंने लिखा ग्रेवल, तो क्या आपको ये सिंगल सिंगल फॉर्म में मिलते हैं क्या सॉइल? नहीं, ये सब मिक्सचर के फॉर्म में मौजूद रहते हैं। हो सकता है क्ले और सिल्ट मिक्स फॉर्म में हो सकता है क्ले के साथ में सैंड मिक्स फॉर्म में हो, या सिल्ट और सैंड मिक्स फॉर्म में हो। तो ये सब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स रहते हैं। तो मान लीजिए कोई रेंडम सॉइल मेरे पास मौजूद है, कोई एक रेंडम सॉइल मेरे पास मौजूद है, उस सॉइल में कोई एक रेंडम सॉइल मेरे पास मौजूद है, उस सॉइल में क्ले का एक भी पार्टिकल मौजूद नहीं है, उस सॉइल में क्ले का एक भी पार्टिकल मौजूद नहीं है, तो क्या उसके अंदर प्लास्टिसिटी होगी? नहीं होगी, उसके अंदर प्लास्टिसिटी नहीं है। नॉन प्लास्टिक सॉइल अपन ने उसको डिक्लेयर कर दिया, उसको हटाओ साइड में से। तो उसके अंदर एक्टिविटी भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसके अंदर मैं एक्टिविटी डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने एक सॉइल दूसरी ली जिसके अंदर क्ले के बहुत ज्यादा मात्रा में पार्टिकल्स मौजूद है। हो सकता है उसके अंदर सिल्ट के भी पार्टिकल्स हो सकता है उसमें सैंड के भी पार्टिकल्स हो सकता है ग्रेवल भी कुछ मात्रा में मौजूद हो, लेकिन क्ले का जो मात्रा है वो बहुत अच्छी मात्रा में क्ले, उसके अंदर पार्टिकल छोटे 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 से बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद है। इन पार्टिकल्स को ही एक्चुअली मिनरल्स बोला जाता है। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स मतलब वो पार्टिकल, मिनरल्स मतलब वो पार्टिकल। अब वो प्रॉपर्टी अलग होगी कुछ, कि कोई एक सादा मिनरल है सिंपल, वो अलग टाइप का कुछ मिनरल है, एक अलग टाइप का कोई मिनरल है, कोई अलग टाइप का मिनरल है। मिनरल मतलब वही पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। तो मान लो कोई एक मैंने रेंडम सॉइल ली, उसके अंदर क्ले के बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स हैं।
तो उसकी प्लास्टिसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा रहेगी। तो उसके अंदर प्लास्टिसिटी भी मौजूद है, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ क्ले भी मौजूद है, दोनों का रेशो ले लो, उससे आपको मिलेगा एक टर्म एक्टिविटी। आपको एक टर्म मिला उससे एक्टिविटी। अब यदि मैं बोल रहा हूं कि सर मान लीजिए एक्टिविटी का वैल्यू हमें बहुत ज्यादा मिल गया, इसका मीनिंग क्या होता है सर? एक्टिविटी बताना क्या चाहता है? एक्टिविटी यह बताना चाहता है कि यदि आप उस सॉइल में थोड़ा सा भी पानी मिलाओगे तो वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम या तो एक्सपांशन शो करेगा या रिडक्शन शो करेगा। यदि मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक सॉइल का एक्टिविटी निकाला और वो एक्टिविटी का वैल्यू मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसका मीनिंग यह होता है कि भैया उस सॉइल में यदि आप थोड़ा सा भी पानी मिलाएंगे तो वो सॉइल बहुत ज्यादा स्वेल कर जाएगी, या उस सॉइल में से थोड़ा सा भी पानी बाहर निकालेंगे तो वो सॉइल बहुत ज्यादा श्रिंक कर जाएगी। इसको बोलते हैं हम एक्टिविटी। तो क्या सिर्फ ये क्ले के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है क्या सर, कि यदि किसी सॉइल में क्ले के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है तो उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी होगी? हां, ये क्ले के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन क्ले के पार्टिकल्स भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। पार्टिकल्स मतलब क्या? मिनरल्स। तो 3 प्रकार के मिनरल्स हो सकते हैं, मतलब 3 प्रकार के पार्टिकल्स हो सकते हैं। हो सकता है या तो वो केओलिनाइट ये मिनरल का नाम हो सकता है वो इलाइट हो सकता है वो मोंटमोरिलोनाइट हो। अब आपको यह देखना है कि वो जो क्ले मौजूद था आपकी सॉइल में, वो इन तीनों में से कौन सा टाइप का पार्टिकल्स रखता है। क्या वो आपका केओलिनाइट रखता है, इलाइट रखता है, या मोंटमोरिलोनाइट रखता है? मुझे पता चला कि वो मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल्स मौजूद है। मेरी जो सॉइल थी उसके अंदर बहुत सारी क्ले मौजूद है, बहुत सारे क्ले के पार्टिकल्स मौजूद है, और वो पार्टिकल्स जो है वो मोंटमोरिलोनाइट मिनरल्स है। तो यदि मैं उसमें थोड़ा सा भी पानी मिलाऊंगा तो वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग शो कर देगा, मतलब इसकी एक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। वहीं पर यदि अपन इसकी बात करें तो इसकी एक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और इसकी बात करें तो इसकी एक्टिविटी सबसे कम होती है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? नाउ यू टेल मी एज अ गुड सिविल इंजीनियर व्हाट यू वांट। यू वांट हाई एक्टिविटी और लो एक्टिविटी? वी ऑलवेज वांट लो एक्टिविटी, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हम बोलते हैं सर हमें तो हाई एक्टिविटी चाहिए, कल को बारिश आई आपके नीचे की सॉइल स्वेल कर गई, फिर आप भी स्वेल कर जाओगे, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, वो भी क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो हमें एक्टिविटी कम से कम चाहिए होती है, तो हमें सेंसिटिविटी कम से कम चाहिए, एक्टिविटी कम से कम चाहिए। तो आपसे यदि कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी, तो आप क्या आंसर दोगे, वॉल्यूम चेंज बिहेवियर ऑफ द सॉइल ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चेंज बिहेवियर ऑफ द सॉइल, कि वॉल्यूम कितना चेंज हो जा रहा है सॉइल का ऑन चेंजिंग द वाटर कंटेंट। ठीक है, अब यहां पर हमने इसका एक टेबल बनाया कि एक्टिविटी के हिसाब से हमने यहां पर लिख दिया एक्टिविटी का वैल्यू, और यहां पर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। यदि आपकी एक्टिविटी आपको लेस देन 0.75 मिलती है, यदि आपको एक्टिविटी इस फॉर्मूले से लेस देन 0.75 मिलती है तो उसको आप इनएक्टिव सॉइल बोलेंगे, इनएक्टिव। यदि आपकी एक्टिविटी 0.75 से 1.25 मिलती है तो आप उसको नॉर्मल एक्टिव बोलेंगे कि भैया नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन यदि आपको एक्टिविटी ग्रेटर देन 1.25 मिल जाए तो फिर आप उसको क्या बोलोगे कि हां भाई ये एक्टिव है, उसको आप एक्टिव सॉइल बोलेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, एक्टिव सॉइल बोलेंगे। तो इसके आधार पर आप एक चाहे तो एक ग्राफ भी बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यदि 3 मिनरल्स दूं, सुनना मेरी बात, मैं आपको 3 मिनरल्स दिया, एक केओलिनाइट, एक इलाइट, एक मोंटमोरियोनाइट। आपके हिसाब से इन तीनों में से यहां पर कौन सा सुटेबल बन रहा है इस वैल्यू के लिए, केओलिनाइट इस वाली वैल्यू के लिए और इस वाली वैल्यू के लिए? तो मोंटमोरियोनाइट के लिए सबसे ज्यादा एक्टिविटी की वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अपन लिख देते हैं it is the least active clay mineral, least active clay minerals।
दूसरा, ये नाम आप पहले सुने होंगे ना, है ना? इट इज नॉर्मल एक्टिव मेरे यार अभी भी। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। अभी हम क्लास में, थोड़ी देर से आप कॉल करिए। तो आपने एक क्या बात सीखी? आपने एक बात ये सीखी कि किसी सॉइल में सिर्फ क्ले के पार्टिकल्स मौजूद हो जाने से प्लास्टिसिटी नहीं आती। किसी सॉइल में सिर्फ क्ले के पार्टिकल्स मौजूद हो जाने से प्लास्टिसिटी नहीं आती। प्लास्टिसिटी आती है, वो इस बात से आती है कि जो क्ले के पार्टिकल्स मौजूद है वो कौन से वाले मौजूद है, क्या ये वाले, या ये वाले, या ये वाले। तो ये सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी आपको देगा, ये उससे कम देगा, और ये सबसे कम देगा। तो मैंने क्या लिखा, टाइप ऑफ मिनरल पर भी डिपेंड करेगा और अमाउंट ऑफ मिनरल पर भी डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा मात्रा में जो मौजूद रहेगा वो डोमिनेटिंग कर जाएगा। ठीक है? So it is normal active clay mineral and it is highly active clay mineral. It is highly active clay mineral. अच्छा, ये इसका क्या एग्जांपल है? मोंटमोरिलोनाइट का ब्लैक कॉटन सॉइल, और एक और बेंटोनाइट। तो यहां पर एग्जांपल के फॉर्म पे यहां पर लिख सकते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल एंड कॉमा करके लिख सकते हैं बेंटोनाइट। ठीक है? इसका एक ऐसा चार्ट भी बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। यहां पर हमने लिखा प्लास्टिक इंडेक्स आईपी, और यहां पर हमने लिखा परसेंटेज ऑफ क्ले साइज्ड पार्टिकल्स, या क्ले फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। ये एक लाइन खींच दी, ये एक लाइन खींच दी, ये एक और लाइन खींच दी। ठीक है? ये 3 लाइन मैंने यहां पर खींच रखी है। यहां पर ये एक्टिविटी हमने बताया लेस देन 0.75, यहां पर हमने एक्टिविटी बताया 0.75 से बड़ा लेकिन 1.25 से छोटा, और यहां पर हमने एक्टिविटी बता रखा है ग्रेटर देन 1.25। तो ये आपका क्या बना होगा? ये आपका बन गया होगा केओलिनाइट। केओलिनाइट ये आपका बना होगा इलाइट, और दिस विल बी योर मोंट मोरिलो नाइट। ठीक है? लिखे जरा इतना। दिस इज व्हाट माय सेकंड प्रॉपर्टी, एक्टिविटी। विवेक कुमार पूछ रहे हैं कि मोंट मोरिलो नाइट में स्वेलिंग एंड श्रिंकेज दोनों होगा ना? हाँ, दोनों होगा भाई। पानी डालोगे तो स्वेलिंग, पानी बाहर निकालोगे तो श्रिंकेज। लिखे वहां तक? ये कौन से नंबर की प्रॉपर्टी थी? सेकंड नंबर की। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी लिखेंगे। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी लिखेंगे, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी लिखेंगे
डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी या डिग्री ऑफ डेंसिटी। तो ये सब इसी के नाम है। आप डेंसिटी इंडेक्स बोलिए या इसको रिलेटिव डेंसिटी बोलिए या आप इसको डिग्री ऑफ डेंसिटी बोलिए, तीनों एक ही बात है। ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेंसिटी इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट इसके अंदर मैं लिख रहा हूं, डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स shows the degree of denseness of coarse grain soil, ब्रैकेट में मैं डाल रहा हूं कोहेजन लेस सॉइल। अब ये क्या होता है सर कोहेजन लेस सॉइल? वो समय के साथ आप सीख जाएंगे। जब मैं आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा, समय के साथ आप सब सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, कोर्स ग्रेन सॉइल को कोहेजन लेस सॉइल भी बोला जाता है। तो जो डेंसिटी इंडेक्स होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक सैंड एंड ग्रेवल के लिए ही डिफाइन होता है। अभी तक हम सेंसिटिविटी देखें, थिक्सोट्रॉपी देखें, एक्टिविटी देखें, वो सिर्फ किसके लिए होती थी? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। हम कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल भी देखें, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, ये वो ताम झाम बहुत सारा चीजें देखें। वो सिर्फ हम किसके लिए देखें? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ये जो डेंसिटी इंडेक्स है ये किसके लिए होता है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। सैंड एंड ग्रेवल के लिए हम देखते हैं। तो ये जो डेंसिटी इंडेक्स है ये बताता है कि आपकी सॉइल कितना डेंस है। कौन सी सॉइल? कोर्स ग्रेन सॉइल कितना डेंस है। तो सर यदि ये कोर्स ग्रेन सॉइल का डेंसिटी बताता है या कोर्स ग्रेन सॉइल का डेंसनेस बताता है, तो फिर फाइन ग्रेन सॉइल का कौन बताता है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कल पढ़े थे हम आईसी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। एक और उसका नाम अपने क्या लिखा था? रिलेटिव कंसिस्टेंसी। दो नाम लिखे थे ना, कंसिस्टेंसी इंडेक्स या रिलेटिव कंसिस्टेंसी, आईसी से डिनोट किया था। तो जो इंपॉर्टेंस कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फाइन ग्रेन सॉइल के लिए है, सेम इंपॉर्टेंस या इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस डेंसिटी इंडेक्स का कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए है। तो यहां पर एक पॉइंट में लिख रहा हूं कि डेंसिटी इंडेक्स फॉर डेंसिटी इंडेक्स of coarse grain soil, density index of coarse grain soil is equivalent to the consistency index, is equivalent to consistency index, इसको अपन आईसी से डिनोट करते हैं, ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। ये एक चीज और बताता है, दैट इज डिग्री ऑफ पैकिंग। डेंसिटी इंडेक्स ऑल्सो गिव्स एन आइडिया ऑफ डिग्री ऑफ पैकिंग, डिग्री ऑफ पैकिंग, कि आपका सॉइल पार्टिकल्स कितने पैक्ड है, कितने वेल कंपैक्टेड है, उसका आइडिया भी आपका डेंसिटी इंडेक्स देने वाला रहेगा। तो इसको हम यहां पर डिनोट करेंगे आईडी से। इसको बहुत सारे अलग अलग टर्म्स में डिनोट किया जाता है। इधर देखिएगा, इसको आईडी से भी डिनोट किया जाता है, बोले तो डेंसिटी इंडेक्स। इसको आरडी से भी डिनोट किया जाता है, बोले तो रिलेटिव डेंसिटी। कुछ किताबों में इसको डी आर करके भी डिनोट किया जाता है,
डिग्री ऑफ डेंसिटी के लिए, ठीक है, डिग्री ऑफ डेंसिटी के लिए इसको कुछ लोग डी आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, तो कुछ भी इसका डिनोशन हो सकता है, मैं इसको आईडी से यहां पर डिनोट करूंगा। तो डेंसिटी इंडेक्स आईडी कैन बी गिवन एज, ये बेस्ड होता है वॉइड रेशो पर, तो ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, परसेंटेज में निकालना हो तो इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि पूछा जाता है परसेंटेज में निकालने के लिए तो आप बिल्कुल इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और परसेंटेज में नहीं पूछा जा रहा है देन नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर देखते हैं कि इसके अंदर समझने की कोशिश करिएगा कि इमैक्स क्या है। व्हाट इज इमैक्स? इमैक्स मतलब उस सॉइल का मैक्सिमम वॉइड रेशो, जो सॉइल के अंदर आपको डेंसिटी इंडेक्स निकालना है, जिस सॉइल के अंदर आपको ये डेंसिटी इंडेक्स निकालना है, उस सॉइल का मैक्सिमम वॉइड रेशो है इमैक्स। ये इमैक्स कब निकलेगा? जब सॉइल लूजेस्ट स्टेट में मौजूद रहे, सबसे लूज स्टेट में मौजूद रहे, तब इमैक्स निकलेगा। तो यहां पर अपन लिख रहे हैं दिस इज द वॉइड रेशो एट लूजेस्ट स्टेट। लूजेस्ट स्टेट का जो वॉइड रेशो होगा वो इमैक्स कहलाएगा। उसके बाद एक आपको टर्म दिख रहा है ई मिनिमम, ये क्या चीज बता रहा है? वॉइड रेशो एट डेंसेस्ट स्टेट। डेंसेस्ट स्टेट, जब सॉइल एकदम डेंस रहेगी उस टाइम पे जो वॉइड रेशो होगा वो एकदम कम रहेगा, दैट विल बी ई मिनिमम। और ई क्या है? ई है आपका नेचुरल वॉइड रेशो। नेचुरल वॉइड रेशो जो वास्तव में मौजूद है हमारी सॉइल के अंदर। इतने लिखने के बाद इनका मीनिंग समझना आपको इंपॉर्टेंट है कि ये जो दो चीज है ये क्या बता रही है? सॉइल की प्रॉपर्टीज बता रही है। आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जो इमैक्स है और ये ई मिनिमम है, ये सॉइल की प्रॉपर्टीज है कि यदि मैं सॉइल को बहुत बहुत कॉम्पैक्ट करूं तो वो वॉइड रेशो उसकी मिनिमम वैल्यू पर आ सकता है, वो ये ई मिनिमम। अभी आया नहीं है, मैं यदि उसको बहुत पीटूंगा तो जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो इतनी होगी। तो ये है प्रॉपर्टी सॉइल की कि भैया ये मिनिमम इतना तो वॉइड रेशो शो करेगा ही करेगा, इससे कम वैल्यू पर सॉइल को नहीं ले जाया जा सकता। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही ये भी क्या है? एक सॉइल की प्रॉपर्टी है कि यदि सॉइल को बहुत लूज कर दिया जाए, मतलब अब सर सॉइल को कॉम्पैक्ट करना तो सीखा था, ये लूज करना मतलब क्या होता है? हाँ, तो सॉइल को ऐसा उठाओ और ऐसा बहुत हाइट से गिराओ, अब सॉइल गिरेगा तो फैलेगा, ये हो गया सॉइल लूज। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशो होगा वो इमैक्स होगा। तो भाई ये दो तो प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये वॉइड रेशो हमारी सॉइल में मौजूद हो, नहीं, मौजूद कौन सा है? ये वाला। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एक है इमैक्स, एक है ई मिनिमम, तो मेरा ई कहां पर मौजूद होगा? इन दोनों के बीच में। अब आप बताइए कि एज ए गुड सिविल इंजीनियर आपका मकसद क्या है? आप अपने ई को ऊपर ले जाना चाहते हो या नीचे लेकर आना चाहते हो? नीचे लेकर आना चाहते हो तो डेंसिटी इंडेक्स आपको यही आइडिया देगा। मान लो इस फॉर्मूले से, मान लो कि आपका जो इमैक्स है वो 0.85 है, आपका जो ई मिनिमम है मान लो वो 0.45 है, और आपका जो ई है मान लो वो 0.65 है। ठीक, समझ में आ रहा है बात? तो डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी हुई बताओ? डेंसिटी इंडेक्स कितना निकला बताओ? कितना आ रहा है डेंसिटी इंडेक्स? हाँ, 50% आ रहा है। तो डेंसिटी इंडेक्स आपका 50% आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारा मकसद था हमारे ई को ई मिनिमम तक लाना। भाई मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद था ई को ई मिनिमम तक लाना। तो ई को ई मिनिमम तक लाने में
50% में सक्सेसफुल हो चुका हूं, अभी 50% एफर्ट करना और बाकी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? किसी केस में मान लो आपको डेंसिटी इंडेक्स 70% मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ई को ई मिनिमम तक लाना चाहते थे, जिसमें से आप 70% तक लेकर आ चुके हो, अभी भी 30% लाना और बाकी है। आपने और कॉम्पैक्शन किया और कॉम्पैक्शन किया और कॉम्पैक्शन किया, मान लो अब आपका ई आ चुका है 0.45। अब बताओ डेंसिटी इंडेक्स कितना आ रहा है? बहुत कॉम्पैक्ट करके आपने ई को ई मिनिमम तक खींच के लेकर आ गए, आ गया आपका 0.45। अब बताओ डेंसिटी इंडेक्स कितना हुआ? 100%। तो हमारा टारगेट कंप्लीटेड, हम ई को खींचकर ई मिनिमम तक लेकर आ गए। तो डेंसिटी इंडेक्स मेरे को आइडिया देता है कि भैया यदि डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू 80% है, मतलब 80% में सक्सेस हो चुका हूं ई को ई मिनिमम तक लाने में, अभी भी 20% एफर्ट करना मेरे पास बाकी है। नाउ यू टेल मी एज अ गुड सिविल इंजीनियर व्हाट यू वांट? यू वांट हायर वैल्यू ऑफ डेंसिटी इंडेक्स और लोअर वैल्यू ऑफ डेंसिटी इंडेक्स? वी ऑलवेज वांट हायर वैल्यू, क्योंकि हायर वैल्यू बताता है कि आप ई मिनिमम के बहुत नजदीक हो। भाई मैंने लिख दिया कि भैया मेरा डेंसिटी इंडेक्स जो है वो 85% है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप ई मिनिमम के बहुत क्लोज हो, मतलब आपकी सॉइल बहुत ज्यादा डेंस हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत डेंस है आपकी सॉइल, उसकी पैकिंग जो है पार्टिकल्स की बहुत अच्छी है। तो वी ऑलवेज वांट हायर वैल्यू ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से हम लोग यहां पर डेंसिटी इंडेक्स को निकालने का काम करते हैं। अब ये डेंसिटी इंडेक्स का रेंज क्या हो सकता है? इस डेंसिटी इंडेक्स की रेंज क्या हो सकती है, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो इफ, एक मिनट के लिए अपन मान ले, इफ आपका जो ई है वो ई मैक्स हो जाए, आपका जो नेचुरल ई है वो मान लो वो ई मैक्स हो गया, तो उस टाइम पे आपका डेंसिटी इंडेक्स कितना होगा? ई की जगह ई मैक्स रखा तो डेंसिटी इंडेक्स आ गया 0, मतलब सॉइल कहां है? एकदम लूजेस्ट स्टेट पर मौजूद है, लूजेस्ट स्टेट पर मौजूद है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, ई मैक्स और ई मिनिमम निकालना, रोम्बोहेडल एरे, क्यूबिकल एरे, 0.91, 0.35 निकला था। उसका इस ई मैक्स और ई मिनिमम से कोई लेना देना नहीं है। उस ई मैक्स ई मिनिमम का इस ई मैक्स ई मिनिमम से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ई मैक्स और ई मिनिमम में कैसे निकाला था? सैंड के पार्टिकल्स को स्फेरिकल एज्यूम करते हुए निकाला था, है ना? तो उस ई मैक्स ई मिनिमम की वैल्यू ऐसा नहीं है कि यहां पर भी ई मैक्स जो होगा वो 0.91 होगा या यहां पर ये 0.35 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? वो तो मैं डिराइव किया था जब मैंने सैंड के पार्टिकल्स को क्या एज्यूम कर लिया था? स्फेरिकल एज्यूम कर लिया था, तब मैंने वो वैल्यूज निकाली थी, ठीक है? तो यदि मान लो कि आपका ये हो गया, इफ आपका ई जो है वो ई मिनिमम हो जाए, तो डेंसिटी इंडेक्स कितना हो जा रहा है? जब ई आपका ई मिनिमम हो जाए तो ऊपर ई मैक्स ई मिनिमम, नीचे भी ई मैक्स ई मिनिमम, कितना आ गया? ये 100% आ गया। ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? डेंसेस्ट स्टेट, हम यहां पर इसको बोलेंगे। समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रेंज क्या हो सकती है? रेंज हो सकती है 0 के इक्वल भी हो सकता है और 100% के भी इक्वल हो सकता है। तो 0 to 100 इसकी रेंज हमें देखने को मिलेगी डेंसिटी इंडेक्स की। अब बात आती है कि सर ये ई मैक्स और ई मिनिमम को निकाला कैसे जाए? द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट ई मैक्स एंड ई मिनिमम। यहां पर हमने लिखा एस्टिमेशन ऑफ ई मैक्स एंड ई मिनिमम। एस्टिमेशन ऑफ ई मैक्स एंड ई मिनिमम कैसे निकाला जाए? अब देखो, सिंस आप जानते हैं कि आपकी ड्राई डेंसिटी गामा डी क्या होता है? जी गामा डब्ल्यू डिवाइड में 1 + ई, ये एक फॉर्मूला होता है। तो क्या यहां से मैं ई का वैल्यू निकाल लूं? क्या निकलेगा ई का वैल्यू? जी गामा डब्ल्यू डिवाइड में गामा डी -1, ऐसा लिखा जा सकता है क्या ई का वैल्यू? है ना? तो ये हमारे पास ई का एक फॉर्मूला आया नेचुरल वॉइड रेशियो निकालने का।
अब मैं बोल रहा हूं मुझे मैक्सिमम वॉइड रेशो निकालना है, ई मैक्स। मैक्सिमम वॉइड रेशो कैसे निकालें? अब एक बात बताओ, जिस टाइम पे वॉइड रेशो मैक्सिमम होगा, ये जी चेंज हो जाएगा क्या उस टाइम पे? अरे भाई जी तो स्पेसिफिक ट्रू स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट रहेगा ना, सॉलिड का होता है ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा। गामा डब्ल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज क्या होगा? गामा डी। तो जब वॉइड रेशो मैक्सिमम होगा तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी? मिनिमम। अरे भाई इनवर्स में दिख रहा है चीजें। तो जब वॉइड रेशो मैक्सिमम होगा उस टाइम पे गामा डी मिनिमम होगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया जी गामा डब्ल्यू डिवाइड में गामा डी मिनिमम माइनस ऑफ 1। तो एक रिलेशन मेरे को ईमैक्स का ये मिल गया इन द टर्म्स ऑफ गामा डी। इन द सेम वे यहां पर मैं लिख रहा हूं ई मिनिमम इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू। जब वॉइड रेशो आपका मिनिमम रहेगा तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो यहां पर आपकी ड्राई डेंसिटी रहेगी मैक्सिमम। तो ये हमारे पास ई मैक्स और ई मिनिमम निकालने के फॉर्मूले आ गए। ई मैक्स और ई मिनिमम आप इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, 1 मिनट के लिए सुनना सभी लोग मेरी बात को सभी लोग सुन लो, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा नहीं उस चीज को, इसलिए सिर्फ सुन लो। भाई मुझे ये ई निकालना है, ये तीनों ई चाहिए मुझे वहां पुट करने के लिए, है ना? कैसे निकालें सर? जी निकालना जानते हो? जी किससे निकाल सकते हैं हम लोग? पिक्नोमीटर से, है ना? जी निकालना जानते हैं, जी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गामा डब्ल्यू की वैल्यू आप जानते हैं, गामा डब्ल्यू 9.81 या 1000 kg पर मीटर क्यूब, जो भी लेना हो। हमें चाहिए क्या? सिर्फ ड्राई डेंसिटी चाहिए। यदि मुझे ये ड्राई डेंसिटीज की वैल्यू मिल जाए तो मैं ये ई मैक्स ई मिनिमम ये सब निकाल दूंगा। तो कैसे निकालें? तो देखना, मैंने एक मोल्ड लिया, मोल्ड समझते हैं, है ना? एक कंटेनर स्टील का, उसके अंदर मान लो उसका जो एम्प्टी वेट है वो W1 है, खाली वेट जो है वो W1 है। उसके अंदर मैंने सॉइल भर दिया नॉर्मल तरीके से, इसमें ऐसा सॉइल डाल दिया पूरा टॉप तक। तो सॉइल उसके अंदर पूरा उसमें टॉप तक मैंने सॉइल भर दिया। ये पूरा 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 सॉइल भरा हुआ है, और ये सॉइल कैसा है? ओवन ड्राइड सॉइल है, सूखा सॉइल है, ड्राई सॉइल पूरा इसके अंदर भर दिया, ड्राई सॉइल पूरा टॉप तक एकदम। और इसका वेट ले लिया, कितना हो गया? W2। अब ये जो कंटेनर था इसका इंटरनल वॉल्यूम मेरे को पता है कि भैया 1000 सेंटीमीटर क्यूब है या 900 सेंटीमीटर क्यूब है, जो भी इंटर वॉल्यूम होगा वो पता होगा मुझे। तो इसके अंदर जितना सॉइल गया उसका भी वॉल्यूम क्या हो गया? सेम हो गया। भाई जितना सिलेंडर का वॉल्यूम था उसके अंदर अपने सॉइल डाली, तो सॉइल का वॉल्यूम भी हमें उतना ही लेना है। तो आपके पास वेट ऑफ सॉइल कितना आ गया? W2 माइनस W1। ये क्या चीज हो गई? वेट ऑफ सॉइल। डिवाइड में आपने क्या कर दिया? जो वॉल्यूम था सिलेंडर का पहले से पता था वो रख दिया। तो यहां से आपको क्या मिल गया? गामा डी मिल गया, क्योंकि ये W2 माइनस W1 क्या है? वेट ऑफ सॉलिड से, क्योंकि मैंने कोई सी सॉइल ले रखी है? ड्राई सॉइल ले रखी है, ओवन ड्राइड सॉइल ले रखी है। तो यहां से मुझे मिल जाता है गामा डी। अब आपको क्या मिला? गामा डी मिला, नॉर्मल वैल्यू, जिसको आप यहां पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉइड रेशो ई मिल जाएगा। यहां तक बात खत्म, यहां तक की बात खत्म। मुझे निकालना है ई मैक्स एंड ई मिनिमम। मैंने कहा ठीक है। अब आप क्या करो, इसको उठाओ और एक शेक टेबल पे रख दो। शेक टेबल समझते हैं? जो टेबल हिलती हो, जिसमें वाइब्रेशन आता हो। तो ये मोल्ड को उठाया और शेक टेबल पे रख दिया, मशीन ऑन की, मशीन वाइब्रेट हुई, ऐसे ऐसे जोर जोर से वाइब्रेट हो रही है। अब जब मशीन ऐसी वाइब्रेट होगी जिसके ऊपर ये मोल्ड रखा है, क्या लगता है ये पार्टिकल सब सेटल हो जाएंगे नीचे? पार्टिकल सेटल हो गए तो देखो ऊपर कितनी स्पेस क्या हो गई? खाली हो गई, क्योंकि पार्टिकल सेटल हो गए। हमने फिर वो थोड़ी सी सॉइल डाल दी, खाली हो गई ना इतनी जगह, तो हमने और थोड़ी सी इसके अंदर ड्राई सॉइल डाल दी, और थोड़ी देर के लिए उसको शेकिंग होने दिया, फिर वो थोड़ी सी स्पेस मिली, फिर हमने उसमें सॉइल डाल दी, फिर और सॉइल डाल दी। तो ऐसा कॉम्पैक्ट कर करके हमने उसके अंदर पूरा सॉइल भर दिया है। अब और कॉम्पैक्ट करो, अब नहीं हो पा रहा है, बस सॉइल यहां तक भर चुका है। तो वापस से आपको वेट लो उसका W2। इस बार जो W2 मिलेगा वो पिछले वाले से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा सॉइल गया है। तो बस W2 माइनस W1 डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां पे आपको गामा डी क्या मिलेगा? मैक्सिमम। जब गामा डी मैक्सिमम मिल गया, यहां पुट कर दूंगा, तो वॉइड रेशो क्या है उसके अंदर? क्योंकि शेक टेबल पे रखा था, वाइब्रेट हो रही है, सॉइल कॉम्पैक्ट हो रही है, तो वॉइड क्या उसके अंदर? कम से
कम है, तो मिनिमम वॉइड रेशियो आपको यहां पर मिल गया इसके करस्पॉन्डिंग। खत्म इसकी बात। अब आपको लाना है मिनिमम ड्राई डेंसिटी। क्या करोगे, ये एम्प्टी मोल्ड लो, इसके ऊपर सॉइल को कुछ हाइट से गिराओ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? सॉइल लिया, उसको 2 फीट की हाइट से या 1.5 फीट की हाइट से ऐसा गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं। मोल्ड फिल हो गया, फिल्ड हो गया, तो उसका अपन ने वेट ले लिया, फिर मिला W2 अपने को। इस बार ये जो W2 मिला होगा ये सबसे कम रहेगा, पहले वाले की तुलना में भी कम रहेगा। पहले वाले को तो मैं डायरेक्टली वहीं डाल रहा था, इस बार मैं सॉइल को ऊपर से गिरा रहा हूं, तो कम सॉइल में ही मोल्ड पूरा फिल हो जाएगा। इसलिए अब आपको जो गामा डी मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, मिनिमम। जब गामा डी यहाँ मिनिमम पुट करोगे तो वॉइड रेशियो क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम। तीनों वैल्यूज निकल आई, तीनों को उठा के वहां रखो और उस साइड का क्या निकाल लो, डेंसिटी इंडेक्स यू कैन कैलकुलेट। सो इस तरीके से आप डेंसिटी इंडेक्स निकाल पाते हैं। ठीक है, आप क्या निकाल पाते हैं, डेंसिटी इंडेक्स किसी भी सॉइल में निकाल पाते हैं। लिखिए जरा इतना नोट करके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समय कितना हुआ, 6:20 तक तो मेरे को छोड़ना है ना। हाँ, एक सेकंड, अभी एक सेशन है ना, मतलब अब आप चाहें तो वो जो डेंसिटी है, डेंसिटी इंडेक्स आईडी, उसको इन द टर्म्स ऑफ गामा डी भी निकाल सकते हैं। आइए ये वैल्यूज हम वहां पर पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करें ये सभी। तो देखो मैंने लिखा जी गामा डब्ल्यू डिवाइस में गामा डी मिनिमम माइनस का 1 माइनस जी गामा डब्ल्यू डिवाइड में गामा डी माइनस का 1 जी गामा डब्ल्यू डिवाइड में गामा डी मिनिमम माइनस का 1 माइनस जी गामा डब्ल्यू डिवाइड में गामा डी ई मैक्स माइनस ई मिनिमम ना, तो गामा डी मैक्स माइनस ऑफ 1 इंटू 100। तो आपके पास डेंसिटी इंडेक्स का एक नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा, दैट विल बी 1 डिवाइड बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 डिवाइड बाय गामा डी नेचुरल 1 डिवाइड बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 डिवाइड बाय गामा डी मैक्सिमम। सो दिस विल बी वन फॉर्मूला इंटू 100 कर सकते हैं परसेंटेज के लिए। ये एक फॉर्मूला है इन द टर्म्स ऑफ ड्राई डेंसिटी, इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये जब आपको ड्राई डेंसिटीज दे दी जाए तब उससे निकाल लो, जब वॉइड रेशियो दे दिया जाए तो उस वाले पुराने वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इधर देखना एक बात इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा वॉइड रेशियो और मैंने आपको कहा डेंसिटी इंडेक्स, इन दोनों में से ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है? मैंने आपको 2 बातें कही, एक है वॉइड रेशियो, एक है डेंसिटी इंडेक्स। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि वॉइड रेशियो क्या जानकारी देता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जानकारी देता है। एज अ गुड सिविल इंजीनियर हमें वॉइड रेशियो कम चाहिए या ज्यादा? कम चाहिए, क्योंकि वॉइड रेशियो कम रहेंगे तो सॉइल की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, सीधा हिसाब। डेंसिटी इंडेक्स किसकी जानकारी देता है? डेंसिटी की जानकारी देता है। यदि डेंसिटी इंडेक्स ज्यादा रहा तो सॉइल भी ज्यादा डेंस रहेगी। तो दोनों सेम चीज की जानकारी दे रहे हैं कि भैया दोनों ही डेंसिटी की जानकारी दे रहे हैं। यदि वॉइड रेशियो जितना कम होगा सॉइल उतनी ज्यादा डेंस होगी, सॉइल में उतना अच्छा पैकिंग रहेगा, सॉलिड से उतना ज्यादा कॉम्पैक्टेड रहेंगे। वहीं पर डेंसिटी इंडेक्स की बात करूं तो ये भी सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये भी बता रहा है कि यदि मैं ज्यादा हूं तो
सॉइल अच्छी तरीके से कॉम्पैक्टेड है, डेंसिटी ज्यादा है, पैकिंग अच्छी है। तो भाई जब दोनों ही सेम जानकारी दे रहे हैं तो दोनों में यदि हम कंपेयर करें तो ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है? दोनों में जो ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो है आपका डेंसिटी इंडेक्स। क्यों सर? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि यदि मैं दो सॉइल लूं, सॉइल नंबर 1 एंड सॉइल नंबर 2, मान लो मैंने दो डिफरेंट सॉइल ली, उन दो डिफरेंट सॉइल का यदि वॉइड रेशो सेम है, मान लो E1 और E2 सेम है, मान लो मैंने दो डिफरेंट सॉइल ली और उन दोनों डिफरेंट सॉइल का सपोज वॉइड रेशो सेम है, उसके बावजूद भी दोनों का जो डिग्री ऑफ डेंसनेस होगा वो अलग अलग होगा, जो डिग्री ऑफ पैकिंग होगा वो अलग अलग होगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने एक सॉइल ली जिसका वॉइड रेशो 0.5 है, मैंने एक दूसरी प्रकार की सॉइल ली उसका भी वॉइड रेशो 0.5 है, तो आपको क्या लगता है दोनों का डेंसिटी सेम निकलेगा? आपको क्या लगता है दोनों में सेम प्रकार का कॉम्पैक्टनेस हुआ है? क्या आपको क्या लगता है दोनों का सेम डिग्री ऑफ डेंसनेस है? नहीं, दोनों का अलग अलग रहेगा। हो सकता है ये लूज रहे, हो सकता है ये डेंस रहे, जबकि दोनों का वॉइड रेशो क्या था? सेम था, उसके बावजूद भी उनका डिग्री ऑफ डेंसनेस अलग अलग हो सकता है। वहीं पर यदि मैं डेंसिटी इंडेक्स की बात करूं कि मैंने एक सॉइल लिया, इसका डेंसिटी इंडेक्स मान लो 80% है, मैंने एक दूसरे प्रकार का सॉइल लिया, उसका डेंसिटी इंडेक्स भी सपोज मान लो 80% है, तो चांसेस है कि दोनों का जो डिग्री ऑफ डेंसनेस होगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, दोनों का जो सॉलिड्स का पैकिंग रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो दोनों में से ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन हुआ? डिग्री ऑफ डेंसिटी। तो डिग्री ऑफ डेंसिटी इज अ पैरामीटर जिसका उपयोग हम सॉइल में डिग्री ऑफ डेंसनेस को डिफाइन करने में ज्यादा करेंगे एज कंपेयर टू वॉइड रेशो। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक एग्जाम। तो लिखेंगे नोट करके, नोट करके लिखेंगे जल्दी से, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखेंगे जल्दी से। फॉर टू डिफरेंट सॉइल्स, ऐसा लिखना, टू डिफरेंट सॉइल्स, यहां से लिखना टू डिफरेंट सॉइल्स with same void ratio, two different soils with same void ratios can have, two different soils with same void ratio can have different degree of denseness, can have different degree of denseness and different degree of packing. Can have different degree of denseness and different degree of packing. But two soils with the same density index, two soils with the same density index, two soils with the same density index can have almost equivalent or same, almost same or equivalent degree of denseness and packing. Same degree of denseness and packing. Almost same degree of denseness and packing. Almost same degree of denseness and packing. Therefore, density index is more significant than void ratio. Therefore, density index is more significant than void ratio. Is more significant than void ratio.
नेक्स्ट एक पॉइंट बना के लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे इस तरीके से, ऐसा करके लिखेंगे, डेंसिटी इंडेक्स इज मोर, डेंसनेस इज मोर, shear strength is more, compressibility is less. ये लिखेंगे जरा जल्दी से, compressibility is less. लिखिए जरा जल्दी से उसका। हो गया ये लिखना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, 4 होगा ना, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस या रिलेटिव कॉम्पैक्शन, रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन इसमें लिखेंगे इट कैन बी एस्टिमेटेड फॉर बोथ, इट कैन बी एस्टिमेटेड फॉर बोथ कोहेजन एंड कोहेजनलेस सॉइल्स, कोहेजन एंड कोहेजनलेस सॉइल्स। इसका पहला वाला जो अपन ने देखा डेंसिटी इंडेक्स, वो सिर्फ किसके लिए निकाल रहे थे हम लोग? कोहेजनलेस सॉइल के लिए। इसको दोनों के लिए निकाला जा सकता है, ठीक है। लिखेंगे इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी in natural state, it can be defined as the ratio of dry density in natural state to the maximum dry density in, to the maximum dry density in densest state. क्या हो जाएगा ये? रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज इक्वल टू किसका रेशो है ये? ड्राई डेंसिटीज का। तो ये नेचुरल ड्राई डेंसिटी डिवाइड में गामा डी मैक्स, 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में निकालने के लिए, तो बिल्कुल आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हंड्रेड से आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो गामा डी बाय गामा डी मैक्स इनटू 100, दिस इज व्हाट वी हैव द रिलेटिव कंपैक्शन, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रिलेटिव कंपैक्शन इज इक्वल टू गामा डी, अब क्या होता है? जी गामा डब्ल्यू डिवाइड में 1 प्लस ई। गामा डी मैक्स क्या होता है? जी गामा डब्ल्यू डिवाइड में 1 प्लस ई मिनिमम इनटू 100। भाई गामा डी जब मैक्सिमम होगा तो वॉइड रेशो क्या होगा? मिनिमम। तो रिलेटिव कंपैक्शननेस का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? जी गामा डब्ल्यू से जी गामा डब्ल्यू कैंसिल, सो 1 प्लस ई मिनिमम ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस ई नीचे आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास रिलेटिव कंपैक्शन आ चुका है। तो जब आपको गामा डी दिया हो तो इससे निकाल लो, वॉइड रेशो दे रखा है तो उससे निकाल लो, वैल्यू विल बी सेम। रिलेटिव कंपैक्शन क्या बताता है? रिलेटिव कंपैक्शन क्या बताता है? रिलेटिव कंपैक्शन बताता है
कि हम लोग कितना परसेंटेज वाइज सक्सेसफुल है गामा डी को गामा डी मैक्स तक लाने में। भाई मैंने बोला कि रिलेटिव कंपैक्शन जो है वो 90% है। इसका मतलब क्या है कि हम 90% तक आ चुके हैं, गामा डी को गामा डी मैक्स तक ला चुके हैं। थोड़ा सा और एफर्ट करेंगे, कंपैक्शन और करेंगे तो 100% आ जाएंगे। इस तरीके से यहां पर लिखेंगे रिलेटिव कंपैक्शन, यहां पर लिखेंगे रिलेटिव कंपैक्शन एंड डेंसिटी इंडेक्स कैन बी correlated with the following empirical equation, with the following empirical equation। तो आप जो अभी रिलेटिव कंपैक्शन पढ़े उसको और इसके पहले वाला जो हम पढ़े थे डेंसिटी इंडेक्स, उसको कंपेयर मतलब कोरिलेट कर सकते हैं with one expression, and that expression is relative compaction is equal to 80 plus 0.2 times of density index, 80 plus 0.2 times of density index। यहां पे लिख सकते हैं ID is in परसेंटेज। यहां पर जो आप वैल्यू पुट करेंगे डेंसिटी इंडेक्स का वो परसेंटेज में आप पुट करेंगे। डेंसिटी इंडेक्स का जो आप वैल्यू पुट करेंगे यहां पर वो परसेंटेज में पुट करेंगे। आईडी इज इन परसेंटेज। तो अपन यहां पर देखते हैं, तो फॉर लूजेस्ट, क्या हो गया धमाल, क्या बोल रहा, धमाका, धमाका 6:30 होने वाला है हैं? हाँ, इसलिए मेरे को क्लास छोड़ना है। ये बिल्डिंग से बाहर निकल जाना भाई सब लोग, अभी 6:30 के पहले पहले। फॉर लूजेस्ट स्टेट, फॉर लूजेस्ट स्टेट आपका डेंसिटी इंडेक्स कितना रहता है? फॉर लूजेस्ट स्टेट आपका डेंसिटी इंडेक्स कितना रहता है? 0। अभी देखना हम लोग डेंसिटी इंडेक्स कितना रहेगा, 0। और फॉर डेंसेस्ट स्टेट आपका डेंसिटी इंडेक्स कितना रहेगा? 100%, है ना। तो यदि अपन यहां पर बात करें तो फॉर लूजेस्ट स्टेट यदि डेंसिटी इंडेक्स 100% है तो आपका रिलेटिव कंपैक्शन कितना है? रखो डेंसिटी इंडेक्स 0, तो रिलेटिव कंपैक्शन कितना आ गया? 80% आ गया। डेंसिटी इंडेक्स 0 पुट गया तो ये टर्म 0, 80%। और यहां पर यदि अपन बात करें रिलेटिव कंपैक्शन का, तो यदि डेंसेस्ट स्टेट में यदि हम हैं तो 100% पुट करें तो रिलेटिव कंपैक्शन कितना आ गया? 100। तो ये एक एम्पिरिकल इक्वेशन है दोनों को कोरिलेट करने के लिए। ठीक है, जरा इतना लिखिए और डन करके बताइए। हाँ हाँ, एम्पिरिकल इक्वेशन, क्योंकि आप आईडी पुट कर रहे हो इस कारण से। हाँ, बाकी आरसी दोनों के लिए निकाला जा सकता है। समय क्या हो गया? चलो, तो बाकी का अपन कल की क्लास में, एक प्रॉपर्टी और बची है मेरी, उसके बाद हम सॉइल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। एक प्रॉपर्टी और बची है कोलैप्सिबिलिटी। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट दी सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज दिन भर में कितने घंटे क्लास हो गए तुम लोगों का? 1 से 7 मतलब 6 घंटे की।